ये लोकेशन है इजराइल एंड पैलेस्टाइन की। एरिया लगभग 26,700 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। और यूपी की जो अगर एरिया की बात करें दैट इज अराउंड 2,43,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इस एरिया की पॉलिटिक्स दुनिया की पॉलिटिक्स को शेप कर रही है। मतलब क्या हुआ? क्योंकि इस रीजन में पैलेस्टीन वर्सेस ज्यूज का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन मॉडर्न टाइम में नेशन स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर यहां पर कुछ होता है पैलेस्टीन पॉपुलेशन के साथ, तो पेन पूरे अरब वर्ल्ड में और बाकी दुनिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको भी होता है। इस वजह से भले ही एरिया कम हो बट रेलेवेंस ज्यादा है। ऐसे ज्यूज के साथ कुछ होता है यहां पर तो पेन यूरोप में भी होगा, यूएसए में भी होगा, और इसी वजह से शेप हो रहा है। वर्ल्ड वॉर वन का टाइम था जब वेस्टर्न पार्ट्स ने, स्पेशली ब्रिटेन ने, आश्वासन दिया ज्यूज को कि ठीक है आप हमें सपोर्ट कीजिए, बेल्फर डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया और वी आर गोइंग टू हेल्प यू क्रिएट इजराइल, इजराइल को क्रिएट कराएंगे। वर्ल्ड वॉर टू आते आते ह्यूज नंबर ऑफ ज्यूज यहां पर सेटल होने लगे थे। इसके पीछे एक जायनिज्म मूवमेंट भी थी कि भाई ज्यूज को कहा गया था कि आपका प्रॉमिस लैंड आपको मिलेगा, प्रॉफिट ने कहा था, और आपके साथ प्रोसिक्यूशन दुनिया भर में हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन, तो चलो प्रॉमिस लैंड पर आते हैं, एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी यहां पर आपको मिलेगी। खैर 1947 में यूनाइटेड नेशंस में प्रपोजल आता है कि ठीक है टू नेशन एक्चुअली सॉल्यूशन को मान लेते हैं, यानी कि दो स्टेट बना देते हैं, इस पूरे एरिया को आधा आधा बांट देते हैं, एक हिस्सा इजराइल हो जाएगा, दूसरा पैलेस्टीन हो जाएगा। इजराइल ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, वेस्टर्न नेशंस बैक कर ही रहे थे, बट अरब वर्ल्ड ने मना कर दिया, कहा ऐसा कैसे, ये तो एरिया है ही पैलेस्टाइन। अब ज्यूज यहां पर नंबर अगर अपना बढ़ा दिया, इस एरिया में सेटल हो गए, तो क्या इस वजह से इस एरिया में ज्यूज के लिए एक अलग देश देना चाहिए? ये तो आगे तक के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देगा। तो अरब्स ने मना कर दिया। 1948 में अब वॉर हो जाता है। अब यहां से शुरू होता है पहला वॉर इजराइल और पैलेस्टीन का। लेकिन खाली पैलेस्टीनियंस नहीं लड़ रहे थे अरब वर्ल्ड के बाकी देश इजराइल के खिलाफ। अब इजराइल के एग्जिस्टेंस पर बात थी। इजराइल ने इस समय तक दुनिया भर से जो ज्यूज की लॉबी थी उससे भी सपोर्ट मिला, वेस्टर्न नेशंस का भी सपोर्ट मिला, और यहां पर इजराइल स्टैब्लिश हो गया। 1967 की जब जंग हुई, 6 डे वॉर कहा जाता है, स्ट्रेटेजिकली उसने अरब वर्ल्ड के कई देशों के जहां से फाइटर जेट्स उड़ने थे उन पैड्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो स्ट्रिप्स डिस्ट्रॉय, तो 6 डे में कंक्लूड हो गया। इजराइल को एडवांटेज मिली, उसने सिनाई पेनिनसुला को भी कब्जा लिया, यहां गाजा में भी आ गया, वेस्ट बैंक में भी आ गया। ये पूरा जो ग्रीन आप एरिया देख रहे हैं, तो इस एरिया में इजराइल की फोर्सेस एंटर कर गई थी। खैर सिनाई पेनिनसुला तो इजिप्ट का था, इजिप्ट जो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से पैलेस्टीन के हक के लिए लड़ रहा था। 1967 से लेकर 82 तक देखिए क्या रहा। यहां पर फाइनली इजिप्ट ने कन्विंस करने की कोशिश करी वाया लॉबिंग थ्रू यूएसए कि हमारा एरिया हमें वापस दिला दीजिए, मिल गया एरिया 1982, लेकिन बदले में आपको इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। इस वीडियो का पर्पस केवल ये हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री पर तो मैंने डिटेल्ड अलग से भी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं लिंक लास्ट में ऐड कर दूंगा, जहां पर मैंने प्रॉफिट के टाइम से ये जंग क्या थी उस सबको समझाया है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि सेटलमेंट एंड अदर पॉलिसीज जो इजराइल ने करी हैं उसकी वजह से भले ही पैलेस्टीन को दुनिया के कितने ही सारे देश एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करते हों, लेकिन पैलेस्टीन का एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल राइट नाउ। हमें इस वीडियो में उन कारणों को जानना है। सबसे पहले मैं वेस्ट बैंक के कुछ जमीनी जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको आपको समझाऊंगा, पता लगेगा आपको कि इजराइल किस स्ट्रेटजी से इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद गाजा वाले एरिया पर जाएंगे और एंड तक आपको कंक्लूजन में समझ में आ जाएगा कि अभी चल क्या रहा है ऑन ग्राउंड। नाउ इसके बाद जब ये एरिया यहां पर वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस थी, तो वहां से तो इजरायली फोर्सेस नहीं गई। इजराइल ने कोशिश करी कि दोनों साइड अब हम ज्यूज सेटलर्स को स्टैब्लिश कर देते हैं। कई बार ये वर्ड सेटलर आता है तो कई लोगों को लगता है व्हाट इज दिस। इसका मतलब है कि इजराइल ऑफिशियल पॉलिसी के थ्रू जैसे सब्सिडीज देना, वहां पर होम सेटलमेंट्स बनाना, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एवरीथिंग, और सिक्योरिटी गारंटी देना। तो कई लोग ईश्वर के नाम पर कि भाई प्रॉमिस लैंड है हमारा, और कई लोग बेसिक इकोनॉमिक लॉजिक की वजह से कि भाई सस्ते में आपको रहने, जिंदगी आगे आसान तरीके से जीने का सपोर्ट इजराइल की सरकार दे रही है, तो चलो हम सेटल हो जाते हैं। तो इस सेटलमेंट वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। गाजा वाले एरिया में भी इजरायली जो ज्यूज थे वो यहां पर सेटल होने लगे, ऐसे ही वेस्ट बैंक में होने लगे।
गाजा वाले एरिया से सन 2005 में इजराइल ने एग्रीमेंट साइन किया और वहां से जो अपने सेटलमेंट्स थे उनको हटा लिया। करीब 5000 के आसपास लोग थे जो गाजा वाले एरिया से वापस इजराइल में आए थे, लेकिन जो वहां इतने समय रहने के बाद छोड़कर आए थे तो जाहिर सी बात है इजराइल की सरकार को भारी जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। 1967 में जब इजराइल की फोर्सेस ने इस वाले एरिया को एनेक्स किया था, वेस्ट बैंक, क्योंकि अंदर भी चली गई थी ना इजरायली फोर्सेस, लेकिन 1967 के हिसाब से जो लाइन है जो डिसाइड करती है कि भाई इजराइल कहाँ है और गाजा और वेस्ट बैंक कहाँ है, वो यही है। मतलब ये वाला एरिया गाजा, ये वेस्ट बैंक। तो उस समय पर लगभग ना के बराबर ज्यू सेटलमेंट थे वेस्ट बैंक वाले एरिया में, लेकिन अगर आज आप पूछें तो करीब 5 लाख इजरायली लोग वेस्ट बैंक वाले एरिया में रहते हैं। तो यानी कि गाजा वाला एरिया से 2005 में बाहर आ गए थे, लेकिन वेस्ट बैंक वाले एरिया में अभी भी 5 लाख लोग रहते हैं। जो ये ज्यू सेटलमेंट है वहां पर कमर्शियल सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर सब कुछ बने हुए हैं, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो यानी कि प्लांटिंग सीड्स ऑफ सेटलमेंट ये एक प्रोजेक्ट था इजराइल का, कहा जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में अगर पैलेस्टीन अपने आप को अलग देश कहे तो जिस बॉर्डर को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 1967 में कि हमारा बॉर्डर है और ये वेस्ट बैंक जो है वो पैलेस्टीन का मान लीजिए कैपिटल आप बना रहे हो कि ये इस साइड होगी और गाजा भी इसी से गवर्न हो जाएगा, तो उस एरिया में जो 5 लाख पैलेस्टीन 5 लाख इजरायलीज हैं उनको कैसे निकालोगे? क्योंकि उनको वहां से हटाना आने वाले टाइम की इजरायली सरकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। कारण आप उनको वहां से यहां लाओगे, आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से सिविल रिबेलियन भी होगा? क्योंकि मैंने क्या कहा, वहां तो एक स्टैब्लिश्ड लाइफ बन चुकी है। सेटलमेंट से आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि कुछ रिफ्यूजी कैंप्स हैं तो भाई आपका सोचना गलत है। अभी मैं कुछ फोटो में भी आपको दिखा दूंगा। खैर, फिर उसके बाद आता है ओस्लो ट्रैप। इसमें क्या है, 1993 में एक समझौता हुआ कि भाई देखो ऐसा है, वेस्ट बैंक वाले एरिया में जो पैलेस्टीनियंस हैं तो उनको अपने हिसाब से सरकार को चलाने दो, उनका अपना हक होना चाहिए। तो इजराइल का लॉजिक था कि लेकिन यहाँ पर पैलेस्टीनियन जनता हमारे खिलाफ है, वो इजराइल पर हमला करती है, हमारे एग्जिस्टेंस की बात है। तो कहा चलो ऐसा करते हैं, वेस्ट बैंक वाले एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ये है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मतलब 3 एरिया है सी तक। जो पार्ट ए है लगभग 18%, तो ये पूरी तरीके से पैलेस्टीन के कंट्रोल में रहेगा। यानी कि आज जब आप सुनते हैं ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, फलस्तीनियों की अपनी सरकार वेस्ट बैंक से काम करती है, तो इस एरिया पर ही एक्चुअल अपनी गवर्नेंस करती है, बाकी पर नहीं करती। वेस्ट बैंक का केवल 18% एरिया ही है। जो एरिया बी है 22%, यहां पर इजरायली और पैलेस्टीनियन दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल है। यानी कि यहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पूरी तरह अपना कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर जो 60% एरिया आप देख रहे हैं, इसमें मोस्टली रूरल एरिया भी है, लेकिन 60% एरिया ये इजराइल के कंट्रोल में है। तो यहां पर अगर बीच में जो पैलेस्टीनियंस रहते भी हैं, वेस्ट बैंक वाले भी, उनको इजराइल के मिलिट्री के कंट्रोल के अंडर रहना पड़ता है। तो ऐसे अभी ये एरिया कंट्रोल होता है, ये जमीन की हकीकत है यहां पर। नाउ अब इसमें बैरियर्स कैसे बिल्ड करें? अब जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बनाया, तो ये कहा गया था कि चलो 5 साल तक हम ऐसा सेटलमेंट रखते हैं कि इजरायली फोर्सेस अंदर रहेंगी, कुछ ज्वाइंट कंट्रोल करेंगे और बाकी हिस्सों को इजरायली कंट्रोल करेंगे। लेकिन मीनवाइल हम क्या करेंगे, पैलेस्टीनियंस को हम पुश करेंगे कि भाई यू टेक ऑन योर ओन, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो, और फिर इजरायली फोर्सेस बाहर आ जाएंगी। ये सोचा गया था कितना कि भाई 5 साल तक होगा, लेकिन 1993 से आज तक फिर मतलब ये कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज ही चल रहा है। और सन 2002 में एक और अपडेट आई, ये देखिए। अब क्योंकि इस एरिया में पैलेस्टीनियंस भी हैं, इजरायलीज भी हैं, इजराइल फोर्सेस भी हैं, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस होते रहते हैं। तो इजराइल ने कहा चलो ऐसा करते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न से हम यहां पर वॉल बना देते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे ही मैं वॉल कह रहा हूं तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है, अच्छा वो गाजा और इजराइल के लिए जो बीच में बैरियर बनाया था उसकी बात चल रही है। नहीं, मैं गाजा की नहीं, मैं वेस्ट बैंक के साइड की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसका नाम वेस्ट बैंक पता है क्यों पड़ा? क्योंकि यहां से जॉर्डन रिवर होकर जाती है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पर है ये एरिया, इस वजह से इसका नाम वेस्ट बैंक पड़ा। ठीक है, अब ये जो वॉल मैं आपको बता रहा हूं, ये वॉल जो है एक्चुअली इसके अंदर से होकर जा रही है। यानी कि अगर 1967 वाला जो इजराइल और पैलेस्टीन का बॉर्डर है, अगर जिसको इजराइल भी रिकॉग्नाइज करता है, अगर केवल उसी के को सेपरेट करने के लिए वॉल बनती, तो ये वॉल कहां से बनती? ऐसे ये वॉल बनती, जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, यहां पर बनती। क्योंकि ये एरिया ये रहा, मतलब पूरा इजराइल ये ब्लू वाला है और ये एरिया वेस्ट बैंक है। लेकिन आप ये वॉल देखिए जो ब्लैक में आपको दिख रही है, ये स्नेक की तरह अंदर से होकर जा रही है।
अब अंदर से होकर क्यों जा रही है आप ये सोचोगे, टू प्रोटेक्ट इजरायली सेटलर्स विद इन वेस्ट बैंक। तो भाई वेस्ट बैंक में जो इजरायली सेटलर्स रह रहे हैं उनका पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक में जो रह रहे हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए वॉल बनाई गई है। बीच में आपको स्पेसेस भी दिख रहे होंगे, दीज आर गेट्स, ठीक है, और वो हर समय ओपन नहीं होते, उनका टाइमिंग होता है, उस समय ओपन होते हैं। अब आप कहेंगे इससे प्रॉब्लम क्या हो गई सर? प्रॉब्लम ये है कि देखो जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पर इजराइल, यहाँ पर आपने वॉल बना दी, तो कुछ ऐसे पैलेस्टीनियंस हैं वेस्ट बैंक में कि वो इस साइड तो उनका घर है, लेकिन जो जमीन ओन करते हैं वो दूसरी साइड पड़ गई वॉल के, तो ऐसे में काफी लोगों का नुकसान हुआ। दूसरा, कई टाउन्स ऐसे हैं जिनको ग्रेजिंग के लिए वो दूसरी साइड जाते थे, लेकिन वो वॉल बन गई, अब ग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स की ग्रेजिंग है वो नहीं हो पा रही, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में वेस्ट बैंक को आप सॉवरन कैपिटल या इस वो सॉवरन जोन डिक्लेयर करोगे, तो ये जो वॉल है क्या आपको लग रहा है इतनी आसानी से हटा ली जाएगी, जो एक तरीके से परमानेंट यू कैन से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है इजरायली सेटलर्स को। और आप एक और चीज देखिए, आपको लगता है ये वॉल जो है वो इजराइल वाले एरिया से मतलब कंटिग्यूअस यानी कि कनेक्टिविटी दे रही है, डायरेक्ट कनेक्शन बना रही है विद दी सेटलमेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ, अब जैसे ग्रीन वाला एरिया है, तो भाई यूएस ब्रिटेन सब यही तो कह रहे थे कि ये वाला एरिया इजराइल मान लेंगे और ये वाला एरिया वेस्ट बैंक का हो जाएगा, तो ये पैलेस्टीन बन जाएगा। लेकिन यहां पर जो इजरायली सेटलमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इससे आपने वॉल बना दी, तो इसका मतलब है अगर जमीनी हकीकत की बात करें वहां तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया इजरायली कंट्रोल कर रहा है ना। यहां पर जो इजरायली सेटलर्स हैं वो इजराइल का जो सिविल लॉ है उसी से गवर्न हो रहे हैं, उनके जो जो मामले हैं कोर्ट में जाते हैं वो भी इजराइल के लॉ से गवर्न हो रहे हैं। तो दुनिया को देखने के लिए मैप कुछ ऐसा दिखता है, बट अगर आप प्रैक्टिकलिटी देखें सिक्योरिटी लीगल पर्सपेक्टिव से, तो ये ब्लैक वाले जो वॉल्स हैं ये ऑलरेडी इस वाले एरिया को इजराइल के साथ इंटीग्रेट कर चुके हैं। तभी ये टॉपिक का लॉजिक है कि भाई ये टू स्टेट सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको वॉल बताई ना, तो ये वॉल 85% जो वॉल है ये इजराइल में नहीं, ये मतलब वेस्ट बैंक में पड़ रही है। तो अगर ये दोनों एरिया को बांटती तो फिर बॉर्डर पर चलती। अच्छा, ये सीम जोन है, सीम जोन का मतलब देखिए क्या है, जैसे ये तो हो गई वो वॉल और ये हो गई ग्रीन लाइन जो 1967 का बॉर्डर है, इसके बीच का जो सीम जोन है, अगर यहां से पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को इसको एक्सेस करना है तो एक नियत टाइम होता है, उस टाइम में आप एंटर करके अपना काम करके आ सकते हैं, नहीं तो ना हो पाएगा। तो ये भी एक मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये कहा कि इस वॉल को बनाने से और इस तरीके से कंट्रोल करने से ये ऑफिशियली फर्दर एनेक्सेशन है इजराइल का इनटू वेस्ट बैंक टेरिटरी। लेकिन भाई जिसके पास पावर है वो कर पा रहा है वहां इजराइल। टू लॉज वन लैंड एपार्थाइड सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि अब वेस्ट बैंक के अंदर भी अब ऐसा होना चाहिए कि भाई पैलेस्टीन अथॉरिटी है तो पैलेस्टीन और इजरायली जो रह रहे हैं तो एक कानून से चल रहा है क्या? नहीं, अलग अलग कानून है। तो आप कहेंगे अच्छा तो ऐसा चल रहा है ना सर, जैसे आपने अभी बताया कि इजराइल का जो सिविल लॉ है, इजराइल का लॉ है, वो इजरायली सेटलर्स पे लग रहा है, लेकिन बाकी पैलेस्टीनियंस पर किसका लॉ लग रहा होगा? तो शायद आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर बाकी पैलेस्टीन पॉपुलेशन पर जो वेस्ट बैंक की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसका चल रहा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ऑस्लो अकॉर्ड के हिसाब से 60% जो एरिया है वो अभी इजराइल के कंट्रोल में, मिलिट्री का कंट्रोल में है। तो वहां की जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है वो मिलिट्री लॉ से चलती है, यानी कि मिलिट्री के शासन से चलती है। इसका मतलब समझ में आता है आपको? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री। तो ये यहां पर सिस्टम है। अब डिजिटल ऑक्यूपेशन देखिए, अभी रिसेंट में जब इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए 5 नवंबर को एक एमओयू साइन हुआ था डिफेंस कोऑपरेशन का। कल मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने इंडिया को ऑफर किया है लेवेंडर एंड गॉस्पेल, ये 2 सिस्टम हैं जिसके थ्रू उन्होंने गाजा में इसको यूज किया है कि ये 37,000 जो गाजा में हमास के टेररिस्ट हैं उनको इसने रिकॉग्नाइज कर लिया किल लिस्ट में। और ये किसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ये केवल जो मास सर्वेलेंस चल रहा है, डेटा एनालाइज किया जा रहा है, उसके थ्रू ऐसा किया। किसी एक इंसान के मतलब फेस रिकॉग्नाइज करके उसका वो थ्रेट है कि नहीं, इसमें टोटल टाइम उसको 20 सेकंड लगता है। अब इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए गाजा में इसका इस्तेमाल किया। वेस्ट बैंक में क्या कर रहा है? वेस्ट बैंक में एक अलग सिस्टम चल रहा है। वेस्ट बैंक में इन्होंने ब्लू वुल्फ नाम से एक स्मार्टफोन ऐप बनाई, अपने मिलिट्री के लोगों को वहां दे दी और कहा कि जितने भी यहां पर पैलेस्टीनियंस आपको दिखें उनका फोटो लो,
बायोमेट्रिक लोड करो, डिटेल लोड करो, और अगर हमारे सेंट्रलाइज डेटा में कहीं होगा कि यार ये पैलेस्टीनियन पर्सन किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है जिसने हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट किया है, तो हम एक्शन ले लेंगे। और अगर नहीं भी किया होगा तो आप उसकी बायोमेट्रिक, उसका डेटा जो है स्टोर कर दो इस ब्लू वुल्फ ऐप के साथ। अब ऐसा क्यों करेंगे? इसमें गेमिफाई कर दिया इसको, मतलब जितना ज़्यादा आप ऐसे पैलेस्टीन पॉपुलेशन का डेटा इजराइल के सर्वर में लाएंगे उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे, और पॉइंट पे वो कंपीट कर रहे हैं इजराइल के मिलिट्री पर्सन, जिससे कि उनको प्राइज मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब वो डेटा को सेंड कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, मास आप सर्वेलेंस कर सकते हैं। फिर एक और इन्होंने ऐप बना रखी है, ये बताता हूँ आपको, यहीं पर है वो, एक्चुअली उस रेड वुल्फ ये वाली ऐप। इससे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टारगेट दिया कि जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के घर हैं और जो इनकी गाड़ियाँ हैं, तो उनकी जो लाइसेंस प्लेट हैं, आप उनका डेटा इसमें स्टोर करो। तो उसमें भी सेम गेमिफाई किया हुआ है। तो इससे होगा क्या कि उस डेटा से, मतलब अगर कुछ लोग आपने डाला कि यार ये थोड़ा क्रिटिकल लोग हैं सिक्योरिटी के लिए, इनके घर में किसका आना किसका जाना है, किससे मिल रहे हैं, वो आपको देखना है, तो उसके आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो आपकी इंटेलिजेंस इनपुट को बढ़ा देंगे। तो ऐसा वो कर रहे हैं। अब कुछ ह्यूमन राइट्स वॉच जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कहना है इजराइल ये गलत कर रहा है। एक तरीके से वो डिजिटल और एआई का इस्तेमाल करके, मतलब मास सर्वेलेंस कर रहा है, चॉइसेस को लिमिट कर रहा है विदाउट द विशेस ऑफ द पीपल देयर। तो ऐसा आरोप लग रहा है, क्योंकि ये इजराइल में नहीं, ये वेस्ट बैंक में हो रहा है। फिर है वेपनाइजिंग रेवेन्यू। अब जो अकॉर्ड हुआ था उसके हिसाब से कहा गया था कि भाई क्योंकि इजराइल की फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं, जब तक सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं आती, तो ऐसे में जितना भी रेवेन्यू आएगा, जैसे कि कस्टम रेवेन्यू आएगा, वो पहले इजराइल के पास जाएगा, फिर इजराइल रिलीज करेगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, तब जाकर वो अपने लोगों को सैलरी और खर्चा दे पाएंगे। एक महीने में करीब $200 मिलियन के आसपास इकट्ठा होता है और फिर इजराइल रिलीज करता है। अब यहां पर एक पेच है, भाई आप पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करा रहे हो एज स्टेट, लेकिन हर एक स्टेट का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है सॉवरेनिटी। भाई अपने लोगों के लिए कितना खर्च करना है, कहां से रेवेन्यू आ रहा है, वो ये तो तुम्हारे कंट्रोल में हो, लेकिन यहां तो इनके कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे पास्ट में ऐसा हुआ कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार ने कुछ प्रिजनर्स को, जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, उनको कुछ पैसा रिलीज किया इन सैलरी। इजराइल ने कहा ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि इनको तो हमने जेल में इसलिए डाला क्योंकि इन्होंने इजराइल के खिलाफ काम किया। अगर तुम इजराइल के खिलाफ काम करने वालों को सैलरी दोगे तो तुम्हारा पैसा रोक लेंगे, तो इनका पैसा रोक लिया, फिर प्रेशर डलवाया गया, फिर उसके बाद कुछ पैसा रिलीज हुआ। तो पॉइंट ये है, आपको नहीं लगता ये इकोनॉमिक सोवरेनिटी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर कैसे आप पैलेस्टीन को एज अ स्टेट प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं? तो अब फंड्स जो हैं दे आर बीइंग कंट्रोल्ड, तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी वाला लॉजिक आ गया। फिर साइलेंसिंग डॉक्यूमेंटेशन। अभी कुछ ऐसी एनजीओज थी जो वेस्ट बैंक वाले एरिया में काम कर रही हैं, तो वो डॉक्यूमेंट करना चाहती थी यूएन के लिए और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो अदर थिंक टैंक्स हैं उनके लिए, कि भाई कितने एरिया में सेटलमेंट्स अभी बढ़ाए जा रहे हैं, कितने पैलेस्टीनियंस के घर तोड़े जा रहे हैं। घर तोड़ने का एक लॉजिक आपको भी आगे मिलेगा, क्यों, मतलब उसमें लीगल लॉजिक क्या है, सिक्योरिटी लॉजिक क्या है। तो खैर हुआ क्या, इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये तो टेररिस्ट हैं, जिसमें कि ये अल हक, अदमीर, डिफेंस फॉर चिल्ड्रन, इंटरनेशनल पैलेस्टाइन। तो इजराइल का कहना था कि यार इनको जो फंडिंग मिल रही है वो उनसे मिल रही है जो इजराइल के खिलाफ हैं। जैसे कि अल जजीरा न्यूज़पेपर, आपको पता है कतर का मतलब एक नैरेटिव सेट करने का बहुत ज़बरदस्त टूल भी है, लेकिन ये कहीं ऐसी ज़मीनी हकीकत भी दिखा देता है अल जजीरा जो वेस्टर्न बैक्ड न्यूज़पेपर्स नहीं दिखाते। तो अब इजराइल ने इन पर सैंक्शंस लगा दिए, इनके जो ऑफिसेस बने हुए थे उनको फ्रीज कर दिया, जो लैपटॉप्स थे, जो डेटा था उसको फ्रीज कर लिया। तो इसकी वजह से वो जो डॉक्यूमेंटेशन होना था कि भाई क्या चल रहा है वेस्ट बैंक में, जैसे इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने कभी शायद मीडिया में देखे नहीं होंगे, लेकिन अब आप रिसर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, तो वो नहीं थे। ठीक है, वो फैक्ट्स पहुँच ही नहीं पाए। फिर ये एलिगेशंस लगते रहे कि हमें डेटा दो वापस, वो डेटा नहीं मिला। नाउ द फायरिंग जोन ट्रिक। अब इसका मतलब ये है कि वेस्ट बैंक का करीब 18% ऐसा एरिया है जो इजराइल ने डिक्लेयर किया कि भाई हमारी मिलिट्री की फायरिंग प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर पैलेस्टीनियंस का कहना है कि भाई फायरिंग प्रैक्टिस करनी है अपनी मिलिट्री को तो अपनी इजराइल वाले एरिया में कर लो, क्योंकि अगर 2 स्टेट सोल्यूशन का स्कोप है और आप मानते हो कि इजराइल को कि भाई पैलेस्टीन एक अलग से स्टेट बनेगी, तो फिर दूसरे के देश में आप ये फायरिंग प्रैक्टिस थोड़ा ना कराओगे अपनी मिलिट्री की। तो इनका ये लॉजिक है। प्लस एक और इसका नेगेटिव पॉइंट आ रहा है इनकी तरफ से,
उन्होंने कहा, जैसे एक जगह के एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स थे, कई ऐसे लोग हैं जो दशकों से यहीं रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज यहीं पैदा हुई, यहीं है वो, लेकिन क्योंकि ये फायरिंग जोन स्टैब्लिश हो गया है तो अब उन पैलेस्टीनियंस को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से भी इशू हो रहा है कि भाई ये सारे फायरिंग जोन डिक्लेयर करने से जो ट्रेडिशनल शेफर्ड्स थे उन कम्युनिटीज़ को यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। अगेन फिर वही ह्यूमन राइट्स का इशू। जैसे मसफिर यता, ये एक जगह है, ये हेब्रोन के साउथ ईस्ट में है, यहाँ पर इशू चल रहा था। नाउ कम्स वाटर, भाई पानी के बिना तो जी नहीं सकते। अब यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है, तो अगर पैलेस्टीन वाले पोर्शन में भी आपको अगर वेल्स डिग करने हैं तो आपको इजराइल की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यानी कि इजराइल की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो अगेन फिर तो एक कंट्रोल वाली बात हो गई। तो एक और बात, यहाँ जो जॉर्डन रिवर है इसमें से भी जैसे 30% के आसपास का जो वाटर एक्सपोजर है वो यहाँ पर वेस्ट बैंक को मिल रहा है। बट यहाँ पर भी अगेन क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो उस 60% जोन में आ रहा है जो इजराइल मिलिट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो यहाँ से भी जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को हो नहीं पा रही। फिर आती है बात पानी को पहुँचाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट है वो इस कंपनी का है, ये नेशनल वाटर कैरियर मैकोरोथ। अब ये मैकोरोथ जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस वेस्ट बैंक में वाटर, अब इसमें जरा कंपैरिजन देखिए, जो इजरायली सेटलमेंट है वहां पर पर्सन अवेलेबिलिटी की बात करें तो 320 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन, मतलब बाकी सभी कामों के लिए ऑन एन एवरेज ये डेटा है जिससे सप्लाई हो रही है। जबकि यहीं पर जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है यही कंपनी है, लेकिन वहां पर 88 लीटर्स पर पर्सन पर डे ये एक्चुअली वहां पर पानी पहुंच पा रहा है। WHO के हिसाब से कम 100 लीटर पर पर्सन पर डे ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी देखिए एक बहुत बड़ा गैप है। अब गाज़ा की तरफ आते हैं। गाज़ा तो एक सील्ड लेबोरेटरी है। 2005 में जैसे वहाँ से इजराइल ने अपनी फोर्सेस को हटाया तो एक्चुअली लॉजिक ये था कि ठीक है, गाज़ा में भी जो पैलेस्टीनी जनता है वो अपनी सरकार बनाएगी और उस एरिया का कभी भी इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन 3 साल बाद ही 2008 में वहां पर जो ग्रुप इमर्ज हुआ हमास, उसने कहा कि भाई जो वेस्ट बैंक वाले पैलेस्टीन है उन्होंने तो इजराइल के साथ शांति का रास्ता अपना लिया है, वो बहुत बड़ी गलती है, हम तो हथियार उठाएंगे। अब इजराइल ने कहा भाई ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इजराइल ने इसको कर दिया पूरी तरह लॉक का मतलब ये है लैंड लॉक्ड, मैरिटाइम एरिया से भी लॉक और एयरशिप से भी, मतलब एयर जो स्पेस है वो भी लॉक। तो अब इस लॉक से क्या हुआ कि जो भी वहां पर सामान जाएगा वो पहले अप्रूव करेगा इजराइल, तभी वहां पर अंदर पहुंच पाएगा। जैसे गवर्निंग बाय स्टारवेशन, अब इस पे ना एक ये रिसर्च रिपोर्ट निकली थी कि इजराइल की ही एक एनजीओ ने, जैसे हमारे यहाँ आरटीआई होता है इस तरीके से उन्होंने भी कोर्ट के थ्रू पेपर निकलवाया। तो ये इनका रेड लाइंस करके एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ। तो रेड लाइंस में क्या निकल कर आया कि इजराइल की जो सरकार है उसने बाकायदा कैलकुलेशन की हुई थी कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमें कितना राशन यहाँ से, अगर चाहे वो एड है चाहे किसी भी तरीके से जा रहा है, तो कितना एंटर करने देना है गाजा में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन विच इज देयर। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि इवन कैलोरीज तक काउंट की हुई थी कि कितनी कैलोरीज अमूमन में काम चल जाएगा। तो ना तो इतना देना है कि वो इकोनॉमिकली सॉवरन हो जाए, लेकिन इतना कम भी नहीं करना है कि वहां पर स्टारवेशन हो जाए और मैसिव वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन, मतलब फूड की वजह से हो जाए, जिससे कि एक बड़ी बदनामी फिर इजराइल को झेलनी पड़ेगी। तो फिर इन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया। फिर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये रिपोर्ट गई कि यानी कि आप कैलोरीज के हिसाब से काउंट करके जो एड है उसको भी नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर सॉवरेनिटी कहाँ रह जाएगी, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी तो भूल ही जाओ, राइट? वो स्टोरेज भी नहीं कर सकते रेगुलरली, दे नीड टू बी डिपेंडेंट। तो कहने का मतलब है कि डिपेंडेंसी एज अ टूल टू कंट्रोल देम, ये इजराइल यहां पर यूज कर रहा है। ये कहा गया नो एयरपोर्ट, नो पोर्ट, नो गैस। अब गैस कहां से आती? गाजा के जो क्योंकि वो मतलब सी कोस्ट को शेयर करता है, तो उस एरिया में कहा जाता है कि वहां पर गैस फील्ड्स हैं। बट गैस फील्ड्स तभी तो मतलब गैस निकल पाएगी, पहले वहां पर इन्वेस्टमेंट हो, एक्सप्लोरेशन हो, एक्सट्रैक्शन हो। लेकिन उसके लिए कंपनियां आएंगी कैसे, अथॉरिटी लेंगी किससे? अब इजराइल वहां पर कैसे अथॉरिटी दे दे किसी कंपनी को भाई, क्योंकि वहां पे फिर लीगल इशू हो जाएगा। क्योंकि भाई 1967 के हिसाब से जो बॉर्डर है उसके हिसाब तो पैलेस्टीन का है, तो तुमने कैसे दे दिया? तो इजराइल ये तो कर सकता है कि उस एरिया को ब्लॉक कर दे। तो अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो गाजा की अपनी एनर्जी जो खुद अपने एरिया से आ सकती थी वो आ ही नहीं पाएगी। तो इजराइल इकोनॉमिकल, मतलब एक तरीके से इकोनॉमिकली कंट्रोल में उनको रखेगा। अच्छा, एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ना गाजा में एक ये एयर स्ट्रिप बनी थी। तो ऐसा उस समय कहा जाने लगा कि देखो गाजा में अब पैलेस्टीन जनता
बाकायदा इस एयरपोर्ट पर कंट्रोल रखेगी, लॉज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सब कुछ करेगी। तो आपको नहीं लगता ये तो एक पहला स्टेप समझ लीजिए टुवर्ड्स सोवेनिटी, कि चलो भाई एक एयरपोर्ट है जिससे तुम दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो, इस एरिया को तुम खुद रेगुलेट कर सकते हो। तो एयर स्पेस को यू कैन से कंट्रोल, प्लस इंटरनेशनल एयर स्पेस रूल्स जो हैं उसमें भी तुम पार्टी बन सकते हो। लेकिन उसके बाद जब यहाँ इंतफिदा हुआ, इसका मतलब है कि जनता खड़ी हो गई, सिविल रिपेलियन हो गया इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल ने फिर इस वाली एयर स्ट्रिप को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद से कोई एयरपोर्ट, कोई एयरलाइन, यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी बनी नहीं। ये है वो गैस फील्ड जिसके मैं बात कर रहा था, करीब 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस वर्थ बिलियंस कही जाती है। तो मतलब गाजा के पास, हमास के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए अगर यहाँ पर सोवेनिटी रिकॉग्नाइज हो जाए और फिर इनके पास राइट्स हो जाएं कि चलो भाई एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन कर लो। लेकिन यही इजराइल की फिर प्रॉब्लम है। इजराइल को लगता है कि भाई इनके पास अगर पैसा आ गया, अभी तो ईरान से बाकी से सपोर्ट लेकर ये कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो ये इजराइल का लॉजिक है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बैकफायर्स, इसका मतलब ये है कि टाइम टाइम पर काफ़ी सारे देशों ने स्टेप्स बढ़ाए हैं और पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कराया एज स्टेट, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने नहीं किया। यूनाइटेड नेशन के टाइम मतलब आगे वो एक ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। रिसेंट सबसे बड़ा अपडेट ये था कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं G7, उनमें से यूएस के साथी देशों ने भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया एज स्टेट। तो यूएस के लिए एक शॉकर भी था। बट फ्रांस, बेल्जियम, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, लग्जमबर्ग, ये सब अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मतलब पैलेस्टीन को एज अ स्टेट, तो मतलब बड़ा चैलेंज था कि भाई आगे क्या होगा। क्या आगे इस स्ट्रेटजी में वो यूएसए और इजराइल को साइडलाइन कर देंगे क्या। लेकिन बात यह 75% ऑफ यूएन नेशंस अगर रिकॉग्नाइज कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद है कि स्टेट का स्टेटस तो तब मिलेगा जब यूएन से आपने चलो 2/3 वोट चलो मिल गई, मान लो 2/3 का सपोर्ट भी मिल गया आपको। लेकिन P5 नेशंस जो परमानेंट 5 है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, अगर उसमें से एक ने भी वीटो कर दिया तो नहीं हो पाएगा। और एक वहां पर यूएस से बैठा है, अगर उसने वीटो कर दिया तो आप कितना ही रिकॉग्निशन दे दीजिए, यूएन बैक्ड स्टेट नहीं बन पाएगा। और इसके लॉजिक के भी पार समझें। अगर आपने इतने सारे पॉइंट्स अभी इस वीडियो में समझे, आपको नहीं लगता कि देश बनने के लिए आपको चाहिए कि यार सिक्योरिटी आपके हाथ में है, रेवेन्यू आपके हाथ में है, पानी आपके हाथ में है, एयर कनेक्टिविटी आपके हाथ में है। आपको लग रहा है वेस्ट बैंक और गाजा में कहीं पर भी ऐसा कुछ स्कोप दिख रहा है? इवन फ्यूचर में अगर चेंज करोगे तो वो जो मैंने आपको बताई वॉल्स जो 85% अंदर ही स्नेक की तरह रन कर रही हैं वेस्ट बैंक के, उनको हटाना, फिर 5 लाख वहां पर जो इजरायली सेटलर्स हैं, वो जो शहर बने हुए हैं, उनको वहां से हटाना, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, राइट। और प्लस इसके बाद ये इवन कल्मिनेशन, ये क्या है एक्चुअली, जो जेरूसलेम है और ये जो एरिया है वेस्ट बैंक का, इसको कनेक्ट करने वाला एक पैसेज है इवन एरिया। अब ये कहा जा रहा है कि यहां पर नए सेटलमेंट्स इजराइल बना रहा है, जिससे कि ईस्टर्न जेरूसलेम से जो कनेक्टिविटी इस वेस्ट बैंक की पैलेस्टीन पॉपुलेशन की हो सकती थी, वो भी ब्रेक हो जाएगी। तो कहा जा रहा है ये फाइनल नेल की तरह है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? डू शेयर इन कमेंट्स। यहां पर अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो यू कैन मेंशन अल्ट्रा क्लियर। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू। ये क्वेश्चन यहां से बनता है मेंस में, examine the challenges in formalization of Palestine as a full-fledged state status, also highlight India's interest in Israel and Palestine। यहां पर आप अपने आंसर को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप